नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारंग में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके, जिससे कि थंबनेल से आप सभी को पता चल गया होगा कि खान सर का जो ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट है, इसका मैथ का सेट नंबर आज हम 10 करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल आपको मजा आने वाला है। और ये जितने भी क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो 2018 का ग्रुप डी हुआ था उसमें ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का होता है एक अभाज्य संख्या में क्या होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या जो होगा, या तो वो अगर मान लीजिए ये 3 एक अभाज्य संख्या है, तो या तो ये 3 से कटेगा, नहीं तो ये 1 से कटेगा। इसका कंडीशन यही होता है, या तो वो खुद संख्या से कटेगा, चाहे वो 1 से कटेगा। तो केवल खुद से या 1 से विभाजित होता है, वही अभाज्य संख्या होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का होता है जब 3 के पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या ज्ञात होगा। 3 के पावर 10 को अगर 7 से विभाजित करेंगे तो संख्या क्या होगा? देखिए, 3 के पावर 10 को अगर हम 3 का स्क्वायर के पावर 5 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि a के पावर m गुना ये जो n होता है, ये क्या हो जाता है? a के पावर m गुना n हो जाता है। तो इसलिए अब इसको 7 से भाग, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब 9 के पावर 5 भागे में 7। अब देखिए, 9 को 7 से भाग देंगे, अगर मान लीजिए ये 9 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? तो हमारा रिमाइंडर 2 आएगा। अब 2 के पावर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 के पावर 5 कितना होता है? तो 2 के पावर 5 आपका 32 होता है। तो 32 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, यानी कि रिमाइंडर शेष कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। शेष क्या बचेगा? 4 बचेगा, जो कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि 1.3/11 का वर्ग करने पे क्या होगा। तो ये देखिए, 11 एकम 11 3 14/11 का अगर आप 14/11 का अगर आप वर्ग कर देंगे तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 11 का हो जाएगा 121, यानी कि 196/121 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 का होता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 8, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लीजिए। 8, 15, 20 का सबसे पहले एलसीएम लीजिए। 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, 15 का रहने दीजिए, 2 से 10 बार में, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 15, ये आपका 5 बार में, फिर 5 से एक बार काट दीजिए, 2, 5 या 15, 1। अब देखिए ये क्या हो गया? 2 गुना 2, 5 गुना 2 गुना 3 गुना 1, यानी 2 दूना 4, 5 20, 20 दूना 40 दिया 120, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब देखिए 120 से कौन संख्या है जो पूर्णतः जो है छोटा वर्ग है, जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि अगर 3600 जो होगा, 3600 ये क्या है? 60 का वर्ग होता है। 60 का वर्ग क्या होता है? 3600, जो कि 120 या 360, यानी कि ये डायरेक्ट कट जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्ग कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा ये, यानी कि 3600 ही होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। छोटा बोला है। अगर बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि 45 परिणामों का औसत 23 है। उनमें से पहले 22 का औसत 18 और अंतिम 22 का औसत 21 है, तो 23वें परिणाम का मान क्या है? देखिए, औसत क्या होता है? एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या। अगर आपसे पूछा जाए सभी संख्याओं का सम, तो आप कहिएगा एवरेज गुना नंबर। सभी संख्याओं का नंबर और उसका औसत से गुना कर देंगे तो सभी संख्याओं का क्या हो जाएगा? सम आ जाएगा। इसको थोड़ा सा साइलेंट कर देते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि प्रथम 45 परिणामों का औसत, यानी कि अगर 45 का अगर हम सम देखें, सम ऑफ 45 नंबर,
तो कितना हो जाएगा 45 गुना 23। अब ये हो जाएगा 45 दूना 90 यानी कि 900। अब 45 दिया कितना हो जाएगा 3 5 15 के 5 हाथ में 1 3 4 12 1 13 5 के 5 3 9 10 1035 कितना हो गया 1035। अब कह रहा है पहले 22 का औसत 18 है तो सम ऑफ माने सब 22 प्रथम 22 संख्याओं का योग देखेंगे तो कितना हो जाएगा 22 गुना 18। 22 गुना 18 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 22 दहा 220 और 22 आठ कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 के 6 8 दूनी 16 6 हाथ में 1 8 दूनी 16 1 17 यानी हो जाएगा 6 7 दूनो 396। ये कितना हो जाएगा 396। ठीक है। उसके बाद कह रहा अंतिम 22 संख्या का जो कितना हो जाएगा अंतिम 22 संख्या का जो कितना है अंतिम 22 का औसत 21 है यानी अंतिम 22 का औसत कितना है 21 है यानी 22 दूना 44 440 22 से कम 22 2 4 2 6 यानी कि कितना हो जाएगा 462। तो हमसे कह रहा है कि 23वें का परिणाम क्या हो जाएगा 23वें का मान क्या हो जाएगा यानी कि 23rd का जो मान होगा क्या होगा कुछ नहीं करना है इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। इसमें से 1035 में से ये संख्या जोड़ देंगे 6 2 8 9 6 15 के 5 हाथ में 1 3 4 4 8 माइनस कर देंगे हमारा 23वां संख्या आ जाएगा। 15 में से 8 जाएगा 7 12 में से 5 जाएगा 7 और 9 में से 8 जाएगा 1 यानी कि 23वां संख्या क्या हो जाएगा 177 जो कि ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि एक परीक्षा में दुर्गा को 70 अंक मिले 70% अंक मिले। यदि एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या था। देखिए हम मान लिए कि उसके पहली परीक्षा में जो अंक था x था। अब ये x का 70% अंक प्राप्त किया प्लस 20 अंक इसने और प्राप्त किया 25 में जो किसके बराबर है जो कि 20 अंक प्राप्त किया यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है। अगर वो x में से 20 अंक प्राप्त करती है x प्लस 20 संख्या ज़्यादा तो इसका ओवरऑल परसेंटेज कितना हो जाता है 78% हो जाता है ओवरऑल। बस यही इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे x का 70% का हो जाएगा यानी कि 70 बट्टा में 100 प्लस 20 बराबर x प्लस 20 इंटू 78% का मतलब हो गया 78 बट्टा में 100। ठीक है। अगर हम इसे 70x मान लें नीचे एलसीएम ले लें तो ये कितना हो जाएगा ये आपका 2000 हो जाएगा बट्टे में 100। ये आपका तो एलसीएम आपको उतना है x प्लस 20 इंटू 78 बट्टे में 100। ये आपका 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है। ये आपका 70x प्लस 2000 बराबर 78x प्लस ये हो जाएगा 0 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1 2 7 14 1 15 यानी कितना हो जाएगा 1560। अब इसको उधर भेज देंगे उसको उधर भेज देंगे तो ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा 78x माइनस 70x बराबर 2000 माइनस में से 1560। ये आपका हो जाएगा 8x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2000 में से 1516 जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ तो 40 सीधे दिख रहा है 440 कितना हो जाएगा 440। तो x का मान कितना हो जाएगा 440 बट्टे में 8 यानी कि 8 5 40 8 5 40 ये 0 6 10 0 5 6 4 10 ठीक है 8 5 40 8 5 40 यानी x का मान कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। यानी कि पहला में कितना था इसका मार्क्स 55 था तो पहले परीक्षा में अधिकतम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है। यदि अधिकतम अंक 750 है तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। कुछ नहीं 750 का आप 38% निकाल देंगे आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया 2 से काट दीजिए 2 5 10 2 से कट जाएगा 19 बार में
5 से कट जाएगा ये 15 बार में, ये हो जाएगा 19 दहा 190 और 19 पचे 95, 5 9 9 18 8 1 285, कितने का जरूरत होगा? 285 अंक का जरूरत होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत या हानि ज्ञात कीजिए। 25 कुर्सी का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 20 कुर्सी के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस बट्टे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 20/25। सिंपल सा बात है, 20 रुपये का आपने खरीदा, 25 रुपया में बेचा, आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट होगा 5 रुपया का प्रॉफिट होगा। किस पे? 20 रुपया के रेस्पेक्ट में, तो 100% पे 5 के 20, 4 से कट गया 25, यानी कि आपको 25% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि लाभ होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि मोहन एक जींस के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। जींस के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात क्या होगा? सबसे पहले देखिए, हमसे पूछ रहा है कि 15% डिस्काउंट देता है तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए उसका MRP है, यानी कि मार्क प्राइस कितना है? 100 रुपया है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 15% डिस्काउंट देता है और 20% लाभ कमाता है, तो यानी कि डिस्काउंट 15% दे देगा तो 85 होगा, और 20% लाभ कमाता है तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात में देखा जाए 100 गुना 85/120, अनुपात में कितना है? MRP 100 है, तो ये 100 उधर चला जाएगा, तो ये 8500 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से कट जाएगा 17 बार में, 5 से कट जाएगा 24 बार में, यानी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का अनुपात जो हो जाएगा 17:24 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 55 कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 रुपया में खरीदा तथा 12% के लाभ पर उसे बेच दिया, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था? यानी कि उसका पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या था। 12% लाभ का मतलब होगा, यानी कि 12/100, 4 तिया 12, 4 से कट जाएगा ये 25 बार में, यानी कि 25 रुपये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखेंगे तो 25 रुपये का सामान वो कितना में बेच दिया? 28 रुपये में बेच दिया। अब उसका वस्तु को 1975 रुपये में खरीदा था और 12% लाभ में, यानी 25 का वैल्यू जो दिया है 1975 रुपये दिया है, तो 28 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अब देखिए 25 को जब हम 1975 से भाग देंगे तो ये कितना बार में जाएगा? 25 25 200, यानी कि नहीं जाएगा, 7 बार में जाएगा। 25 सते 175, 7 में से 5 गया 2, 9 में 7 गया 2, यानी कि कितना? 25 नवा, यानी कि ये इसका 79 गुना है, तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका 79 गुना हो जाएगा। अब 79 को 28 से गुना करेंगे, 8 9 72 के 2, हाथ में 7, 8 7 56 और 56 4 60 3 63, 2 9 18 के 8, हाथ में 1, 2 7 14 1 15, काम खत्म। 2 8 3 11 के 1, हाथ में 6 7 5 12 के 2, हाथ में 1 1 2, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2212 रुपये। कितना हो जाएगा? 2212 रुपया होगा, जो कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:4:7 है, 1:4:7 है, तो सबसे बड़े कोण तथा सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा कोण 7 होगा, सबसे छोटा कोण 1 होगा, ये कि अनुपात क्या हो जाएगा? 7:1, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। अमन, अशोक और आलोक के बीच 315 कांचे, 7 अमन हो गया, अशोक हो गया और ये आलोक हो गया। 7:3:5 के अनुपात में क्रमशः वितरित किए जाते हैं। अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक कांचे प्राप्त होंगे? अशोक की तुलना में अमन
देखिए अशोक की तुलना में अमन को कितने प्राप्त होते हैं, यानी कि इसका कितना अंतर है, यानी कि 4 अमन का ज़्यादा है, यानी कि 4 का अंतर कितना है, 7 3 10 5 15, 15 रेशियो का वैल्यू जो दिया है वो कितना दिया है, टोटल 315 कांचे हैं, 315 कांचे, तो 1 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 21, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 गुना 4 यानी कि 84 हो जाएगा, यानी कि अशोक की तुलना में अमन के पास कितना है 84 गेंद ज़्यादा हुए, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। मदर और सन का जो रेशियो है ये 10 साल पहले जो है ये 3 गुना था, यानी कि सन 1 साल एक था तो माँ इसके 3 गुना था। ठीक है, दूसरा करो 10 साल बाद माँ की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी 10 साल बाद ये अनुपात कितना हो जाता है 2:1। देखिए 10 साल पहले 10 साल बाद इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा ये 20 साल का अंतर होगा, कितना होगा 20 साल का अंतर होगा, 3 एकम 3 2 एकम 2, अंतर क्या हो जाएगा 3 - 2 यानी कि 1 रेशियो का वैल्यू कितना, 1 गुना 20 20, 2 गुना 20 40, 40 में से 20 जाएगा 20, यानी कि 1 रेशियो का वैल्यू 20 बरस हो जाएगा, तो ये 3 बार 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 3 60 और इस 20 का वैल्यू क्या हो जाएगा 20। अब देखिए 10 साल पहले का है तो 10 साल बाद यानी वर्तमान में आने के लिए 10 साल बाद आना होगा, तो इन दोनों में 10 साल क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये 60 10 70 और 20 10 30। तो हमसे क्या पूछा है कि मदर और सन का उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 1 0 0 काट दीजिए, यानी कि 7:3 हो जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा 7:3, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष में 10% की दर पर प्राप्त होने वाले ब्याज जो है 400 रुपया है। इसी धनराशि के लिए उसी दर पर और उतनी ही अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो देखिए अर्धवार्षिक की बात की जाए तो रेट क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, यानी कि 10/2 5% हो जाएगा, और टाइम क्या हो जाता है 2 गुना 1 यानी कि 2 गुना हो जाता है। टाइम कितना हो जाएगा 2 साल डायरेक्टली, जैसे अर्धवार्षिक है तो 2 साल हो जाएगा। हम जानते हैं जब रेट 5% होता है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 5/100 यानी कि 1/20। अगर हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो यहाँ से निकालें तो कितना 20 रुपया अमाउंट था जो कि अब 21 रुपया हो गया। ये प्रक्रिया 2 साल तक चला, गुना कर दीजिए 20 का स्क्वायर 400, ये 441। ये जो अंतर होता है यही CI होता है, यानी CI कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। लेकिन देखिए साधारण ब्याज 400 है तो CI भी क्या हो जाएगा उसका 10 गुना हो जाएगा, यानी कि 41 गुना 10 यानी कि 410 रुपये क्या हो जाएगा उसका CI हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है यदि 200 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 6 दिन में एक नहर खोद सकते हैं तो यदि 300 आदमियों को प्रतिदिन 6 घंटे काम करके नहर खोदने में कितना समय लगेगा। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 लगाइए। पहला कह रहा 200 आदमी 8 घंटे काम करके 6 दिन में काम करते हैं, तो 300 आदमी जो है 6 दिन काम करके ये कितना समय यानी कितना दिन में काम कर देंगे। 2 जीरो से पहले 2 जीरो काटिए, 6 से पहले 6 को उड़ाइए, 6 से 6 उड़ा दीजिए तो डी कितना लगेगा 8 दूना 16/3 दिन लगेगा। 16/3 दिन यानी कह सकते हैं कि 5.1/3 दिन, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि खाली टैंक को भरने के लिए 2 पाइप X और Y है। पाइप X अकेले 10 घंटे में खाली टैंक का 2/3 भाग भर सकता है, ठीक है, और पाइप Y अकेले 5 घंटे में खाली टैंक का 1/6 भाग भर सकता है। तो दोनों पाइप अपने संबंधित स्थिर दर से प्रवाह का वहन करते हुए खाली टैंक को कितना देर में भर देंगे। X है 10 घंटा में 2/3 भाग भरता है, तो पूरा भाग कितना में भरेगा 3/2 में, यानी 2 × 5 = 10, 5 3 15 घंटा में पूरा भर देगा। Y जो है Y कह रहा है कि 5 घंटा में 1/6 भाग भरता है, तो पूरा भाग कितना में भरेगा 5 6 के 30 घंटा में। अब देखिए X जो है ये 15 घंटा में भरता है, Y जो है 30 घंटा में भरता है।
इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 450 हम ले लेते हैं। तो x की क्षमता क्या हो जाएगी 30 हो जाएगा और y की क्षमता कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगा। तो x और y दोनों इस 450 में कितना देर में भर देगा, तो 450 बट्टा ये क्या हो जाएगा 45, 30 और 45, यानी ये दोनों मिलके उस टंकी को 10 घंटा में भर देगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि एक वस्तु 4 सेकेंड में पहले 25 मीटर और फिर 2 सेकेंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या हो जाएगी। औसत चाल क्या हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है 25 प्लस 15, समय कितना है 4 प्लस 2, 25 15 40 बट्टा 6, यानी कि 6 छक्का 36, 10 में 6 गया 4, फिर 6 छक्का 36, यानी 6.66 ऐसे ही आता रहेगा। यानी कह सकते हैं हम कि 6.67 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है एक तैराक स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरने पर यह पाता है कि उसे धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा हुआ समय धारा के विरुद्ध दिशा में उतना ही दूरी तय करने में लगा समय का कितना है, आधा है। तो जल की गति ज्ञात करना है, जल की गति हमको ज्ञात करना। अगर हम मान लें कि गति से क्या नाम है, धारा की गति को हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी को हमने मान लिया कि ये d दूरी तय करता है, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा d बटा 9 माइनस एक्स बराबर इसका कितना दूरी तय करने में लगा हुआ समय धारा के विपरीत, ये कितना समय लगेगा 2d बटा क्या हो जाएगा 9 प्लस एक्स, d से d कट जाएगा 9 इधर आके क्या हो जाएगा 9 प्लस एक्स और ये आके 9 दूनी 18 माइनस का 2x हो जाएगा। 2x को इधर लेके आएंगे तो ये 3x हो जाएगा, 3x माइनस 18 से 9 हो जाएगा 9, यानी x का मान क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि यदि x प्लस वाई बराबर में 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41 हो, तो कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान क्या होगा। देखिए एक्स प्लस वाई का मान दे दिया हमको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान दे दिया 41। हम जानते हैं अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से हम एक्स वाई का मान निकालें, एक्स प्लस वाई का मान 9 रखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है 41 प्लस 2xy, 9 का स्क्वायर 81 माइनस इधर आ जाएगा 41 बराबर 2xy, ये हो जाएगा 40 बराबर 2xy। तो 2 से कट जाएगा 40 20, यानी कि xy का मान क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। जब xy का मान 20 आ गया, हमको x क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू निकालना है, तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक्स प्लस वाई का मान कितना है जी 9 है, 9 का यहाँ क्यूब कर दीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का तो मान हमको निकालना ही है, यहाँ कर देंगे 3 गुना एक्स वाई का मान हमने निकाल लिया है 20, तो 20 गुना एक्स प्लस वाई का मान हमारे पास दिया है 9, यहाँ रख देंगे 9। अब देखिए 9 का क्यूब कितना हो जाता है, 9 का क्यूब हो जाता है 729, 729 बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये हो जाएगा 9 3 27 दूना 54 540, 540 को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 729 माइनस 540, ये क्या हो जाएगा 9 इधर हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 और 6 में से 5 जाएगा 1, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान क्या हो जाएगा 189। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए समचतुर्भुज जो होता है ये क्या नाम है, ये दोनों का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समकोण पे विभाजित करता है। बात को समझिएगा, मान लीजिए ABCD एक
समचतुर्भुज है। अगर इसका एक विकर्ण का लंबाई हमको दे दिया है 24 सेंटीमीटर, तो ये 12 होगा, ये भी 12 होगा, एक दूसरे को काटते हैं। इसका क्षेत्रफल दिया है, देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इन दोनों विकर्णों का गुणनफल, यानी कि डायगोनल 1 गुना डायगोनल 2। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको दे दिया है 216 बराबर 1/2, एक डायगोनल दे दिया है 24, तो दूसरा डायगोनल हम निकाल देंगे। इसको काट दीजिए, 12 बार में कट गया। जब 12 बार में कट गया तो d2 का मान क्या आ जाएगा, 12 दूनी 24 तो नहीं होगा, 12 एकम 12, 11 में से 9, 11 से 2 गया 9, 12 8 96, यानी कि 18 हो गया। दूसरा डायगोनल क्या हो गया 18, यानी कि ये 9 होगा, ये आपका 9 होगा। जब ये 9 12 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये 9 12, तो ये ऑटोमेटिकली 15 हो जाएगा। आप निकाल भी सकते हैं, अगर आप ट्रिपलेट जानते हैं, अगर आपको पता है कि ट्रिपलेट एक होता है 3 4 5, ठीक है। अगर ये 3 गुना है तो ये कितना, 3 के 9, 3 चौक के 12, सॉरी ये 5 है, तो ये क्या आ जाएगा 3 5 15, यानी कि 9 12 15 होता है, तो ये 15 हो जाएगा। यहाँ पे आपका भुजा का मान कितना निकल के आ गया, 15 निकल के आ गया, जो कि यही हमसे पूछा था। तो ऑप्शन सी, यानी कि भुजा का मान कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन 66 कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर दिया है। पाई का मान 22/7 मानते हुए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे तिरछी ऊंचाई, तो एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तिरछी ऊंचाई कितना दिया है 25, तो 25 का स्क्वायर, ऊंचाई दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर का मान निकालिए। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 24 का स्क्वायर होता है 576 बराबर आर स्क्वायर। यहाँ से 625, 15 में से 6 गया 9, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 7 गया 4, 11 में से 7 गया 4, यानी कि 49। आर स्क्वायर का मान 49 है, तो आर का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा ये हो जाएगा पाई आर एल। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान आपने निकाल दिया 7, एल का मान आपको दिया है 25, 7 से 7 कट गया, 25 दूना 50, 25 दूना 50, यानी कितना हो जाएगा 550, यानी कि 550 आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि एक 10 मीटर की भुजाओं के वर्गाकार कमरे के मध्य क्षेत्र को वर्गाकार टंकी गलीचे से और बचे हुए फर्श को ऑयल क्लॉथ से ढका जाता है। गलीचे और ऑयल क्लॉथ क्रमशः मूल्य जो है 15 रुपया है और 6 रुपये 50 पैसा है, तो पर वर्ग प्रति मीटर, तो उनका कुल मूल्य जो है 1338 रुपये 50 पैसा है। तो ऑयल क्लॉथ के बॉर्डर की चौड़ाई क्या हो जाएगी। एक 10 मीटर जो है, मान लीजिए 10 मीटर का ये वर्गाकार है, इसके अंदर एक और जो है वो भी क्या है, वो भी वर्गाकार है। इसका लेंथ दिया है 10/10 है, अंदर वाले का हमने मान लिया x, ये भी वर्ग वो भी वर्ग। अगर हम देखें, अगर गलीचे की बात करें, ये पूरा गलीचा है और ये ऑयल क्लॉथ है। अगर पूरा अंदर वाले की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और का क्षेत्रफल ये भी भुजा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसका 100 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका क्षेत्रफल आपका इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। अब कह रहा है एक को लगाने में 15 रुपये का खर्चा है और दूसरे को लगाने में आपको 6 रुपये 50 पैसा का खर्चा आएगा। अगर हमको कहा जाए इसको लगाने के लिए पूरा अगर 15 गुना एक्स स्क्वायर का खर्चा आता है और प्लस 6 रुपये 50 पैसा के हिसाब से इसमें खर्चा आता है, यानी 100 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि 1338 रुपया 50 पैसा के बराबर है। ये इक्वेशन निकाल देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15 एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6500, ये कितना हो जाएगा 650 माइनस 6.5 एक्स स्क्वायर बराबर 13.38 इंटू 50। ठीक है, अब देखिए 15 में से 6.5 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 9, यानी कि 8.5 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसको उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा 1338.5
50 माइनस का 650, यहाँ 8.5 एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 8, 13 में से 5 गए 8, 12 में से 6 गए 6, यानी 688 रुपये 50 पैसा। यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे 688.50 बटा 8.5। अगर देखें 10 से ऊपर नीचे गुना कर दें तो ये हो जाएगा 6885 बट्टे में ये हो जाएगा 85। ठीक है, यहाँ से अगर x का मान हम निकाल देंगे तो ये कितना बार में चला जाएगा, 8 7 56, 85 को 6885 से भाग देंगे तो ये कितना बार में चला जाएगा, 81 बार में। जब एक्स स्क्वायर का मान 81 है तो x का मान यहाँ क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जब x का मान 9 आ जाएगा तो ऑयल का क्षेत्रफल तो 10 माइनस एक्स बट्टा 2 होगा, यानी कि 10 माइनस 9 बट्टा 2 यानी कि हाफ मीटर का हो जाएगा। 1/2 मीटर का उसका बॉर्डर, ऑयल क्लॉथ का बॉर्डर की चौड़ाई क्या हो जाएगी, 1/2 मीटर, जो कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि एक शंक्वाकार तंबू का व्यास और तिरछी ऊंचाई जो है क्रमशः 16 मीटर और 5.6 मीटर है। देखिए ऊंचाई की बात की जाए, व्यास की तिरछी ऊंचाई, अगर डायमीटर 16 है, यानी कि डायमीटर 16 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। बात समझिएगा, ठीक है। और 7 कह रहा है तंबू का व्यास और तिरछी ऊंचाई जो है कितना दिया है, 5.6, यानी एल का मान कितना दिया है, 5.6 मीटर दिया है। तो हमसे कह रहा है अगर शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखा जाए, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है ये क्या हो जाएगा, पाई आर एल। पाई कितना है, 22/7, आर आपका 8 है, एल कितना है, 5.6 है, 5.6 है। तो देखा जाए तो ये 7 8 56, ये 0.8 बार में कट जाएगा। यानी अगर इसे 8/10 लिख दें, इसे 8/10 लिख दें तो 2 5 10, 2 से कट जाएगा 11 बार में। अब 8 है 64, 64 को 11 से गुना करेंगे तो 64 को 11 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4, 6 10 के 0, हाथ में 1 1 4 704। 704 में फिर 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 7 में 5 गया 2, 7 में 5 गया 2, 4 5 20, फिर 4 उतरेगा, फिर यहाँ पे 0 देंगे तो 5, यानी कि ये 140.8 आ जाएगा। यानी कि 704 को 5 से भाग देंगे तो 140.8 आ जाएगा। 140.8 आ गया मीटर। अब कह रहा है कि कवरेज की आवश्यकता होगी यदि चौड़ाई 4 मीटर होगा, तो इसको 4 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, 35 गुना 70, 35.2 के आसपास आ जाएगा। 35.2 मीटर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है यदि x - 1 बराबर 1 द्वारा 3x² + x + 7 पूरी तरह से विभाज्य है तब a का मान क्या होगा। देखिए x - 1 बराबर 0 करोगे तो x का मान क्या हो जाएगा, तो 3x² + x + 7 का मान क्या है, x का मान 1 रखेंगे, ये 3, ये आपका 1 + 7 बराबर 0, और 7 3 10, a का मान क्या हो जाएगा, -10, जो कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है k का वह मान क्या है जिसके लिए समीकरण 16x - 12y + 9 बराबर 0, और दूसरा है कि 12x + ky - 11 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता है तो a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। यानी कि 16/12 बराबर माइनस का 12/k डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि 9/11। तो हमसे बोल रहा है कि k का कोई हल नहीं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। k का मान अगर हम यहाँ से निकाल लें ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, k का मान हो जाएगा 3 का 9 -9। k का मान क्या हो जाएगा, -9, जो कि ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।